नाज़रीन, चलो इमरान खान साहब की एक ख्वाहिश तो पूरी हुई कि जनाब आज़म खान साहब ख़ुद नैब ऑफिस में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। सो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया और इस बयान के बाद जनाब इमरान खान साहब की मुश्किलात में कितना इजाफ़ा हुआ है इस पर मैं बात करूँगा। और साथ ही मैं जनाब इमरान खान साहब ने जो कौम से ख़िताब फरमाया है उसके पहलुओं पर भी रोशनी डालूँगा कि इमरान खान साहब को अब ये भी बताना पड़ रहा है कि मैं इस मुल्क का सियासतदान हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इस्लामाबाद में एक फैसल मस्जिद में एक मेहनत मजदूरी करने वाले नौजवान की कहानी आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिससे देखकर अंदाज़ा होता है कि एक नहीं दो पाकिस्तान यहाँ पर हैं। ये जो हम एक बड़ा खूबसूरत सा नारा लगाते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान, और हम अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहीं, ये एक नहीं दो पाकिस्तान उन लोगों के लिए है जो वाकई इस मुल्क में जो है ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यानी फैसल मस्जिद में मेहनत मजदूरी करने वाले एक नौजवान को जो वहाँ पे रेडी लगा रहा था फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में, जो बहुत जहाँ पर पूरी दुनिया से और पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं, वहाँ पर नमाज कम पढ़ते हैं, सैर व तफरी ज़्यादा होती है। तो वहाँ मस्जिद के हिस्से में एक शख्स जो है वो रेडी लगा रहा था और अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। लेकिन CTA वालों ने उसको रेडी समेत उठाया, न सिर्फ उसका सामान जब्त कर लिया बल्कि इस जुर्म में कि वो अपने बच्चों के लिए मजदूरी करता है, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाता है, इस जुर्म में उसे 3 महीने कैद बामुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा दे दी। और फिर इससे भी जो बुरा हुआ, यानी हैरान है कि इस मुल्क में गरीब का पुरसान हाल कौन है, गरीब की सुनवाई कहाँ पे होगी, गरीब की आवाज़ कौन सुनता है, कि जब उस केस को हाई कोर्ट में लेकर गए कि जनाब ये एक नाइंसाफ़ी हुई एक मज़दूर के साथ, तो वहाँ पर मौजूद जिन जज साहब के पास ये केस लगा था, मिस्टर तारिक महमूद जहांगीरी साहब, मिस्टर जस्टिस जो हैं, तो उन्होंने केस को देखा और फरमाया कि इस शख्स को तो ये जो मुद्दई फरमान, इसको तो बहुत कम सज़ा हुई है, ये तो सीधा सीधा दहशतगर्दी का केस बनता है, क्योंकि ये मस्जिद के अहाते में खड़ा होकर लोगों से बत्था भी लेता था। यानी वो बत्था क्या है कि अगर किसी ने 10 रुपए की कोई चीज़ ली है तो उसे 15 रुपये पकड़ा दिए होंगे, यही कुछ होगा। या वो 10 वाली चीज़ 20 में बेचता होगा, यही मामला होगा, जिसको भत्ता खोरी का नाम दिया गया। और भत्ते को कहाँ से जोड़ा गया? दहशतगर्दी के साथ। तो ये है इस मुल्क में एक नहीं दो पाकिस्तान उन लोगों के लिए जो वाकई एक वक्त की रोटी के लिए जो है वो तरसते हैं, जिन्हें एक वक्त की रोटी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जिन्हें इस मुल्क के अंदर जो है अपने बच्चों को पालने के लिए कभी मुजरिम बनना पड़ता है, कभी उन्हें जेलों में जो है डाला जाता है। तो इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है कि आज हमारा मुआशरा कहाँ पर है कि जिन लोगों ने करोड़ों की चोरियाँ की हैं, जिन्होंने अरबों रुपए डकार लिए हैं, उन पर को बात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो लोग जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके, ना उन्हें गर्मी का पता है ना सर्दी का पता है, वो लोग जो मजदूरी करते हैं उन्हें आप कहते हैं कि ये तो बड़े दहशतगर्द हैं और मुजरिम हैं। तो नाज़रीन, मैं आज जो है वो तोशाखाना केस पर भी बात करूंगा, क्योंकि रात इमरान खान साहब ने तोशाखाना के मतलब भी बात की और उसको फिर नए सिरे से, चूँकि उनके जो 35 मिनट का ख़िताब होता है डेली, आधे घंटे का ख़िताब, तो उनमें वो अपने केसेस जो है वो लगता है यही है कि वो अपने केसेस को अदालतों के में लड़ने के बजाय आवाम की अदालत में रखना चाहते हैं, कि वो लोगों के सामने अपने जो भी उनका मौक़िफ़ होता है उसको बयान कर देते हैं, जो उनके दिल में आता है कह देते हैं। अब तोशाखाना केस में भी यही कुछ वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे पास वो दस्तावेज़ात लग गई हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर तोशाखानों से तहाइफ़ लिए। एक अकेला मैं नहीं हूँ, बहुत से लोगों ने लिए। तो मैं जनाब इमरान खान साहब को सिर्फ ये याद कराना चाहता हूँ कि जनाब खान साहब, जब आपने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके ख़िलाफ़ तोशाखाने का केस फ़ाइल किया था, उससे पहले तो कौम को पता ही नहीं था कि तोशाखाना किस बला का नाम है और ये क्या चीज़ है। लेकिन आपने उसको पूरे तरीके से उनका मीडिया ट्रायल किया तोशाखाना के नाम पर, और आपने बताया कि ये जो तहाइफ़ मिलते हैं ये वज़ीर आज़म को मिलते हैं,
ये किसी यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मिलते, किसी नवाज शरीफ को नहीं मिलते, किसी आसिफ ज़रदारी को नहीं मिलते। ये किसकी अमानत होती है? कौम की अमानत है। किसको मिलते हैं? वज़ीर आज़म को, उस डेजिग्नेशन को मिलते हैं, उस ओहदे को मिलते हैं, किसी शख्सियत को नहीं मिलते। ये आपका फरमान था। लेकिन जब आप यही चीज़ आप पर लागू हुई, जब आप वज़ीर आज़म बने, तो आपने तो तोशा खाना में कोई एक तोहफ़ा भी बाकी नहीं छोड़ा। सब के सब, चाहे किसी ने आपको महंगा तरीन तोहफ़ा दिया, चाहे सस्ता तरीन तोहफ़ा था, लेकिन आपने वो छोड़ा नहीं। सारे के सारे आपने वो तहाइफ रख लिए। और ये जो आपके ख़िलाफ़ इस वक्त तोशा खाना की केस की समाज चल रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें एक अखलाकी पहलू है कि वो जिसके आप बहुत ज़्यादा गीत गाया करते थे कि मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया तो मैं तोशा खाना से कोई चीज़ नहीं लूँगा, मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं करूँगा, मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं साइकिल पे जाऊँगा, मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं इंसाफ के दरवाजे खोल दूँगा। ये आपका मौक़िफ़ था। और तोशा खाना पे भी आपका यही मौक़िफ़ था कि ये तो कौम की अमानत है, ये तो वज़ीर आज़म का हक़ ही नहीं बनता, ये तो कौम के तहाइफ हैं। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने सब कुछ वहाँ से उठा लिया और ना किसी की को रसीद छोड़ी, ना कोई सबूत छोड़ा। और सबसे बढ़कर आपने जो है इन तोहफ़ों से जो आपको आमदन हासिल हुई, आपने उनको अपने गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया। और यही आपके ख़िलाफ़ वो केसेस हैं और जिनमें आप फंसते से और फंसते जा रहे हैं। लेकिन जो कल आज़म खान साहब ने नैब रावलपिंडी में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और वो तनहा आए थे। मीडिया ने ख़ास तौर पर दिखाया कि देखें वो बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी के साथ मिलकर या किसी के कहने पे वो नहीं आए नैब ऑफिस में, और उन्होंने वहाँ पर घंटों बैठ के सवालों के जवाब दिए। और उनका हर जवाब आपके मौक़िफ़ के बिल्कुल मुतज़ाद था जो आपने 3 दिन पहले तकरीर की। बल्कि उसमें एक जो नया एडिशन हुआ है, और असल बात वही है कि तोशा खाना केस, ये जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, वो इरादतन हुआ है, नीयतन हुआ है, चाहते हुए हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि आपसे किसी ने इत्तफाकन दस्तखत करा लिए या आपको लाइलम रख के दस्तखत कराए गए। नहीं, आप पूरे के पूरे केस में पूरे के पूरे शरीक हैं। यानी आज़म खान के बयान के मुताबिक जिस दिन इस 190 मिलियन पाउंड की जो समरी पेश की गई, उससे एक दिन पहले शहजाद अकबर साहब, जो आपके मशीर ख़ास थे एहतसाब के, वो आपके पास आते हैं, वो आपसे मीटिंग करते हैं और वहाँ पर ये बात तय पाती है कि जी हमने तोशा खाना केस 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है, इसको कैबिनेट से हमने मंजूरी करवानी है समरी की। और वो समरी शहजाद अकबर की निगरानी में तैयार होती है, उसमें तमाम तरह हदायत आपकी चलती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि शहजाद अकबर ने उसको आपकी मदद से काबीना से उसको मंजूर करवाया उस समरी को। उसमें बहुत सी सुकम मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया गया, वो चीज़ें अलग से हैं। लेकिन यहाँ पे देखना ये है, मेरा जो मौजू है वो यही है कि शहजाद अकबर ने इसे क्यों पास करवाया। शहजाद अकबर का इसमें क्या इंटरेस्ट था कि उसने 190 मिलियन पाउंड का केस जो है उसको काबीना के सामने रखवाया और उसको मंजूर भी करवाया और सर बंद मोहर लिफाफे में करवाया, जिसको किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई, जो किसी को दिखाया नहीं गया। तो ऐसा क्या राज था, ऐसा वो क्या चक्कर था कि शहजाद अकबर ने उसको पास करवाया और आपने भी जो है मिट्टी के माधु की तरह उसको काबीना के सामने पेश किया, उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि आपने अपने कीमती मशवरों से, यानी किस किस तरीके से इसको लेकर चलना है इस केस को, आप उसमें पूरे के पूरे शरीक रहे। तो हमारी इतलात जो हैं इस मामले में, जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि इसमें असल में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो आपकी जो शरीक हयात हैं, आपकी ज़ौजा मोहतरमा जो है मोहतरमा बुशरा पिंकी साहिबा, उनकी पूरी की पूरी जो है इसमें दिलचस्पी भी शामिल थी, उनकी पूरी की पूरी आशीर्वाद भी हासिल थी और ये सारा कुछ उनके इमा पर हुआ। और शहजाद अकबर साहब की जो आपसे पहले जो मीटिंग हुई वो जुल्फ़ी बुखारी और आपकी जो मिसेज़ हैं उनको एतमाद में लिया गया कि 190 मिलियन में से हमें क्या मिलने वाला है और हमने इस केस को किस तरह काबीना से मंजूर करवाना है। और चूँकि सबको मालूम है और आपने कई मरतबा, एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा अपने दोस्तों से कहा,
पाकिस्तान के अदारों के बड़े बड़े सरबराहों से आपने ये बात की कि आपने मेरी मिसेस के मतलब कोई बात नहीं करनी क्योंकि वो मेरी रेड लाइन है। तो उन्हें पता था कि ये रेड लाइन ही जो है 190 मिलियन पाउंड वाला मसला हल करा सकती है। तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उसे जो है बज़ाहिर यानी आपको लॉलीपॉप देने के लिए ये अलकायदा यूनिवर्सिटी का मामला रखा गया। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा ये बात अपने नाज़रीन को जो समझते हैं इस खित्ते की फ़िज़ीक को कि यहाँ पे क्या मामलात हैं और यहाँ पे ज़मीन के क्या रेट्स हैं। तो जिस एरिए में जेहलम के जिस इलाके में इस यूनिवर्सिटी को कायम किया गया है वहाँ पर ज़मीन की कीमत जो है वो लाखों रुपए एकड़ नहीं है, हज़ारों में एकड़ मिलते हैं। यानी रावलपिंडी से आप 30-40 किलोमीटर आगे चले जाएं, 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे हज़ारों रुपए में एकड़ मिलते हैं। कनाल की मैं बात नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ लोग कहें कि हो सकता है मैंने गलत फहमी की बुनियाद पे कह दिया कनाल नहीं, यहाँ पे लाख 80,000 90,000 में एकड़ मिलती है जगह। तो वो जगह इतनी कीमती नहीं थी, वो 2-2.5 करोड़ की हो सकती है, इससे ज़्यादा की वो कीमत थी नहीं। और उसके ऊपर जो है वो 28 करोड़ का प्रोजेक्ट भी खड़ा कर दिया मलक रियाज साहब ने। तो बहरकैफ इसमें मलक रियाज ने जो है अपना शरीक किस किस को बनाया, अपनी रकम की वसूली के लिए अपने जुर्म में किस किस को शामिल किया। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि जुल्फी बुखारी भी उसमें शामिल है, आपकी मोहतरमा बुशरा पिंकी भी शामिल है। और जब आप तहकीक करेंगे आपके सामने सारे सबूत आ जाएंगे, आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ क्या हाथ हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है छुपने वाली नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना मलिक रियाज साहब और मोहतरमा बुशरा पिंकी, इनसे तफ्तीश की जानी बहुत ज़रूरी है। और उसकी तफ्तीश के बाद आप देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब चीज़ सामने आ जाएगी। शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी तो फ़िलहाल दस्तरस में नहीं हैं, लेकिन ये लोग मौजूद हैं। तो इनसे जब तफ्तीश होगी तो तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सामने आ जाएंगे, किसने क्या चाल चली। और मैं समझता हूँ कि वो दिन जो है इमरान खान साहब के लिए एक इंतहाई सदमे का दिन होगा।